गांव में महेंद्र अपने परिवार के साथ रहा करता था। महेंद्र के पास घर, पैसा, धन दौलत, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि महेंद्र कई बड़े बड़े काम किया था, जिस कारण उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। अरे रामू, आज तुझे रात के वक्त काम पर जाना है और सुबह तक लौट आना है। पता, मैं अभी तुझे कुछ देर में बताता हूँ। और मालिक, मुझे कहाँ जाना है? तुझे आज टिकरी बॉर्डर जाना है, वहां तुझे मेरा आदमी मिल जाएगा। यहां से तुझे सामान भी लेकर जाना है और वहां से लौटते वक्त सामान भी लाना है। मैं तुझे अभी बता देता हूं, गांव के काफी सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कई लोग सामान लोड कराने का काम करते। गांव के काफी सारे लोग महेंद्र के यहाँ काम किया करते थे। अब रामू अपने घर जाता है। अजी, क्या हुआ? आप तो काम पर गए थे ना, फिर क्यों लौट? आज नाइट शिफ्ट है, यानी शाम के 4 बजे निकलूंगा। सुबह होते होते लौट आऊंगा, इसलिए घर थोड़ा आराम करने चला आया। ठीक है, तो आप खाना खाकर ही काम पर जाना। मैं कुछ देर बाद खाना बना दूंगी। रामू अब काम करने चला जाता है। दूसरी तरफ कमला दोपहर के वक्त अपने पति के लिए खाना बना देती है और 4 बजते बजते रामू भी खाना खाकर काम पर जाने के लिए निकल जाता है। आ गया, तो हम तेरा सामान लोड करवा दिया है, जल्दी से सामान लेकर निकल जाना, वरना सुबह आते वक्त तुझे लेट हो जाएगा। हम रामू सामान लेकर निकल पड़ता है। इधर महेंद्र किसी को डिटेल बताता है और दूसरे काम में लग जाता है। वहीं रामू देर रात लंबा सफर तय करने के बाद अपने मालिक के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचकर सामान देता है और वहां से लौट आता है। अब जब रामू सुबह 4 बजे लौट कर आता है तो वह पानी पीने के लिए पास के हैंड कुएं पर चला जाता है। तभी उसके कानों में किसी 2 लोगों के बातें करने की आवाज आती है। रामू सही सलामत यहाँ पहुंच गया है। उसे बस ये पता नहीं लगना चाहिए कि इसमें जो अनाज की बोरियां हैं उनके अंदर शराब की बोतलें हैं, जो हम महंगे दामों पर यहाँ के ठेकेदार को बेचेंगे। लेकिन मालिक, अगर इस बारे में रामू को पता होता तो वो इतना ईमानदार है कि वो ट्रक चलाना ही छोड़ देता। ईमानदार होने के साथ साथ वो बददिमाग भी है। अगर उसे हम बता देते कि इसमें क्या है तो वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता और कहता कि ये लो गैर कानूनी सामान, मैं खुद लेकर आया हूं, भले ही मुझे सालों साल जेल में डाल देता। रामू ये सुनकर महेंद्र के पास पहुंचता है और महेंद्र से कहता है, अभी अभी जो आपने कहा, क्या वो सच है? तूने ऐसा क्या सुन लिया जो इतने गुस्से में आया है? और तू था कहाँ? अरे नहीं गया, अब तक तुझे पता है ना, 10 बजे तुझे एक और ट्रक लेकर जाना है। आपने मुझसे इसमें गैर कानूनी सामान मंगवाया है। अगर मैं पुलिस के हाथे चढ़ जाता तो मैं तो बस यही कहता कि इसमें कुछ भी नहीं है। तू मालिक से ऐसे कैसे बात कर सकता है? मालिक ने सब संभाल रखा है ना, तुझे इसी चीज के पैसे मिलते हैं। ट्रक चलाने के लिए तू बस वही कर। रामू ट्रक चलाने के लिए निकल ही रहा होता है, तभी वह कमला को तैयार देखता है। 2-4 दिन से सर में दर्द है और बुखार भी है। बुखार जो है वह चढ़ता और उतरता रहता है, बस उसी की दवा लेने जा रही हूँ। तुम्हें जाने में ही समय लगेगा तो तुम लौट कर क्या रात में आओगी? चलो, मैं तुम्हें नुक्कड़ पर मिलता हूँ, मेरे साथ ट्रक में बैठकर तुम क्लिनिक के पास उतर जाना। इतना कहकर रामू गोदाम पहुंचकर वहां से अनाज से भरा ट्रक लेता है और अपनी पत्नी को नुक्कड़ तक छोड़कर आगे निकल जाता है। लेकिन जब क्लिनिक पर रोकने के लिए रामू ट्रक में ब्रेक लगाता है तो ट्रक का ब्रेक लगता ही नहीं। दरअसल ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका होता है और देखते ही देखते एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें रामू अपनी पत्नी सहित इस दुनिया को अलविदा कह देता है। मालिक मदन लाल के क्लिनिक के पास रामू और उसकी पत्नी के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक पलटने से दोनों ही नहीं बच सके। भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। भानु और भूषण एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान देते हैं और सभी अपने काम में लग जाते हैं। इधर कुंदन देर रात अपने घर आता है तो कुंदन की बूढ़ी माँ कुंदन से कहती है, कुंदन, रामू के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आज तो उसकी बीवी भी उसके साथ थी। माँ, यह सब हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके बारे में किसी को मैं बता भी नहीं सकता। यह तू क्या कह रहा है? अपनी माँ को तो बता बेटा। और अपनी माँ को जो कुछ बताता है उससे आशा हैरान थी, लेकिन कुंदन अपनी माँ को इस बारे में किसी को ना जिक्र करने की खास हिदायत देता है। ऐसे ही इस बात को करीब 4 महीने बीत चुके थे। इस हादसे को लोगों ने ख्वाब की तरह भुला दिया था। भीमा रात के करीब 1 बजे अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। तभी अचानक भीमा के सामने एक बड़े से ट्रक की लाइट जलती है। वह अपने चेहरे को हाथों से ढककर जोर से चिल्लाता है, कौन बेवकूफ है जो जंगल के रास्ते ट्रक की लाइट जला रहा है, वो भी मेरे ऊपर? मैं कोई मजाक करने वाला लगता हूँ? कौन है? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? जैसे ही भीमा उस ट्रक के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो ट्रक तो रामू के हादसे वाली ट्रक थी, जो बिल्कुल ठीक थी। ये ट्रक यहाँ कैसे आया? ये तो रामू के हादसे वाली ट्रक है और बिल्कुल ठीक। मुझसे पूछो ना,
ये ट्रक यहाँ कैसे आई? कौन है? मैं तुम्हारी मौत याद नहीं। तुम्हें याद करो वो दिन जिस दिन तुमने मेरे पति को मारने के लिए साजिश रची थी। मेरे पति के ट्रक का ब्रेक फेल कर दिया ताकि वह एक हादसा लगे। चलो अच्छा, तो मैं भी ट्रक से ही मौत दी। और ट्रक भयंकर तरीके से पेड़ से जा टकराती है, जिसमें रामू की मौत हो जाती है। अब अगली सुबह यह खबर सुंदर सिंह तक पहुंचती है। कल रात देर से गया था वो और कह रहा था सुबह जल्दी आऊंगा, थक गया। लेकिन वो ट्रक कहां से आया कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे मालिक, ये हादसा ही तो है, क्या पता वो कोई ट्रक गोदाम लेकर जा रहा हो। मुझे अच्छे से याद है उसने नशा भी नहीं कर रखा था, और वह ट्रक गोदाम पर रखने क्यों जाएगा, जबकि सभी ट्रक गोदाम से अपने अपने कामों के लिए निकले हुए थे। भूषण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब अगले ही रात भूषण के एक और आदमी की ठीक रामू की तरह ही मौत हो जाती है। आखिर यह हो, मेरे लोगों को कोई मार रहा है, मेरे लोगों को कोई मार रहा है क्या? या मेरे पापों का कर्म है जो अब भर चुका है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भूषण अब बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर उसके खास दो आदमी की मौत इतने रहस्यमय तरीके से कैसे हुई। यह कोई हादसा था या फिर कोई भूषण के आदमी को मार रहा था? इन सब के बीच एक रोज भूषण अपने गोदाम पर बैठा होता है, तभी उसके पास कुंदन आता है। मालिक, मैं जानता हूं आपके दोनों खास आदमियों को किसने मारा है। कुंदन, तू इतने दिनों से कहां था और तुझे अगर पता है कि मेरे आदमियों को किसने मारा है और वो खुलेआम घूम रहा है तो उन्हें मुझे आकर बताया। क्यों नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं बस इतना जानता हूं, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आप भी बचकर रहना, मैं चलता हूं। ए तू किसकी बात कर रहा है? वो मार डालेगी, यह कोई औरत कर रही है। वो चुड़ैल सबको मार डालेगी। वो चुड़ैल सबको मार डालेगी। तभी वहां से एक तांत्रिक गुजर रहा होता है। वह को देखता है, तुमने जो किया है उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन एक रास्ता है। ममता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उसके परिवार के सामने अपने गुनाह कबूल करोगी और उनकी मदद करोगी। पूरी बात बताइए। तू सच्ची आत्मा है और छोटे बच्चे की तरह साफ दिल का है। तू ही उस चुड़ैल से मुकाबला कर सकता है और अपने गांव वालों और दोस्तों को बचा सकता है। बाबा की बात सुनकर मोनू हैरान हो जाता है और खुश होकर बोलता है, क्या कह रहे हैं बाबा जी? आपकी बातों से तो लगता है कि जैसे मेरे गांव वाले और मेरा प्यारा दोस्त बिरजू जिंदा है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि तुम्हारे दोस्त जिंदा है और खूनी चुड़ैल के चंगुल में है, लेकिन वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि आने वाली अमावस्या के दिन वह चुड़ैल उनको मार डालेगी, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह 100 इंसानों की बलि देगी तो वो अमर हो जाएगी। फिर तो बाबा, मैं अभी जाता हूँ और उस चुड़ैल से अपने दोस्तों को छुड़ा कर लाता हूँ। मैंने इसीलिए तुम्हें प्यारा सा बच्चा बोला था। बेटा, तुम उस चुड़ैल से अकेले नहीं लड़ सकते। तुम्हें अपने गांव वालों की मदद लेनी होगी। जाओ और अपने सरपंच को इस बारे में जाकर बताओ। फिर सोनू बाबा से आज्ञा लेकर गांव चला जाता है और सरपंच को बाबा के साथ हुई पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच बोलते हैं, अगर यह बात सही है तो पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हम अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर सरपंच और मोनू गांव वालों के साथ मिलकर जंगल में चले जाते हैं। वहां उन्हें साधु बाबा ध्यान लगाए हुए दिखते हैं। सरपंच बाबा को पहचान जाते हैं और मोनू से बोलते हैं, अरे मोनू से बोलते हैं, ये तो बहुत बड़े संत हैं। ये तुम्हें कहां से मिल गए? इनके तो दर्शन से ही सारे पाप धुल जाते हैं। उसी समय साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और मोनू को पास बुलाते हुए एक त्रिशूल देते हैं और बोलते हैं, यह शिव भगवान का पवित्र त्रिशूल है। तुम इस त्रिशूल को चुड़ैल के माथे पर गाड़ देना। हम दोनों को उसी नदी के पास चलकर देखना चाहिए। फिर दोनों उस नदी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दोनों काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। उसी समय रात हो जाती है। मोनू को भूख लग जाती है। वह बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू, मुझे भूख लग रही, मैं कुछ खाने को देखकर आता हूं। अगर तुझे यहां डर लग रहा है तो तू भी मेरे साथ आ सकता है। क्या बात कर रहे हो आप मोनू भाई? मैं क्यों डरने लगा? आप जाओ और कुछ खाने को लेकर आओ, मैं यहां इस जगह पर नजर रखता हूं। फिर मोनू वहां से चला जाता है और बिरजू वहीं नदी के किनारे खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। मैंने उनके मुंह से स्त्री शब्द सुना। स्त्री शब्द सुनते ही ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई और मेरी आंखों के सामने जमींदार का चेहरा घूम गया। मैंने एक युवक को वहीं मार दिया और दूसरे युवक के शरीर में प्रवेश कर गई। यहां से चली जा, नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तभी साधु तेज आवाज में मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। मुझे माफ कर दे साधु, मैं दोबारा उसी खंडहर में चली जाऊंगी
और वहीं पर स्त्री करूंगी। नहीं चुड़ैल, तू माफी के काबिल नहीं। कुछ ही देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है